हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है एक चीज़ समझो, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। तो पहले उस पर फोकस करते हैं कि आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्चुअली कैसे यूज करोगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटी सी बात हम पूछना चाह रहे थे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या होना है, अभी आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर भी 2D मोशन है, तो यहाँ पे वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 3 पढ़ा हुआ है उन्हीं का क्या करना, अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, तो जरा समझो, अगर मान लो कहीं पे लिखा है v = u + at, क्वेश्चन उठता है कि इस इक्वेशन को आप किन कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। एक बहुत बेसिक सी बात है कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन आप तब अप्लाई करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो ये बात तो है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस बात को समझो। देखो आप इन इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगा। इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का यूज है, इनिशियल वेलोसिटी का यूज है, एक्सेलरेशन का यूज है, टाइम का यूज है। इसमें जो टाइम है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन टाइम के अलावा अगर आप वेलोसिटी को देखो, इनिशियल वेलोसिटी जो भी हो, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, वे सब यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों ही चीज़ें एक डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर सेम डायरेक्शन में है केवल और केवल तभी आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि जितने अच्छे से इस बात को समझोगे जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको प्रोजेक्टाइल समझने में उतना ही सहूलियत होगी। ठीक है, अब जैसे एक बात समझना, हमने क्या कहा, जितनी वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब जरा एक कॉमन सेंस समझना, मान लो कि किसी एक स्पेशल कंडीशन में आपका जो फाइनल वेलोसिटी है इधर दिया है और जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके रिवर्स में है और एक्सेलरेशन आपका राइटवर्ड्स है। अब अगर पूछा जाए कि अब आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे, जरा समझिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप v = क्या करोगे, -u + at कर दोगे। ध्यान देना, जो भी क्वांटिटी अन्य क्वांटिटीज के अपोजिट में है आप उसकी वैल्यू क्या करोगे, निगेटिव साइन के साथ ले लोगे। तो यहाँ v = कितना हो जाएगा, -u + at हो जाएगा। अगर एक छोटी सी केस और हम लोग डिस्कस करें, जैसे मेरी बात समझना कि कोई कह सकता है कि सर अगर v भी इधर हो जाए, u भी इधर हो जाए और a उस डायरेक्शन में रहे, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कैसे करेंगे। देखो बिल्कुल बहुत क्लियर बात है जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप एक साइन कन्वेंशन का फॉलो करिए। साइन, ये देखो मैं जिस तरीके से आपको प्रोजेक्टाइल बताने वाला हूं, विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन हो जेईई मेंस का हो या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडवांस की हो, वो सारे क्वेश्चन आप देखोगे बहुत ही ईजिली क्या होगा, आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को जैसे मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इन एक एक बातों को आपको क्या करना होगा, अच्छे से आत्मसात करना होगा। ठीक है, अब जरा समझो, जैसे आपको यहां पे इक्वेशन अप्लाई करना बहुत बेसिक सी बात है। आपने बचपन में एक रूल पढ़ा हुआ है कि एक कार्टेशियन प्लेन में अपवर्ड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव, राइटवर्ड्स को पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड्स को क्या लेते हो तुम, नेगेटिव साइन के साथ लेते हो। ठीक है, तो इसी कन्वेंशन को आप याद रखो। जहां कहीं भी इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, जहां कहीं भी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मिलते हैं, तो इन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी आपने पढ़ा हुआ है कार्टेशियन प्लेन में, है ना, कि राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव और भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आप उन साइन कन्वेंशन के
आधार पर ही आगे बढ़िए और साइन को अप्लाई करते हुए बढ़िए। जैसे देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे तो माइनस भी, देखो ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको आप नेगेटिव साइन के साथ ले लो। माइनस भी इज इक्वल्स टू, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस यू, और प्लस कितना हो जाएगा 80, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पर जो है वो राइट डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसको पॉजिटिव के साथ लेंगे। ये बहुत ही सिंपल बात हमने बता दिया कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते समय किन सावधानियों का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप वहां पे उसको क्या करोगे, निगेटिव साइन के साथ ले लोगे। और कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन में, देखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों ही इक्वेशन उठा लीजिए, अगर आप टाइम को छोड़ देंगे तो उसमें जितनी भी क्वांटिटी यूज है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन है, चाहे सेकंड इक्वेशन है, चाहे थर्ड इक्वेशन है, टाइम के अलावा जितनी भी क्वांटिटी है वे सभी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, उसके अंदर डायरेक्शन भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेशन अप्लाई करते समय आप तभी अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज इक्वेशन को जब ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज क्या होना चाहिए, यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए या एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर कोई अपोजिट है तो आप नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे। आशा करते हैं आपको इतनी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो अब जैसे एक क्वेश्चन और उठता है कि सर अगर मान लीजिए जो वेलोसिटी है या कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है वो एक यूनि डायरेक्शन की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, वो कुछ इंक्लाइंड हो, वो तिरछा वगैरह दिया हो, तो फिर वहां क्या करते हैं, जरा एक बात आप समझना। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो किसी स्पेशल केस में आपकी फाइनल वेलोसिटी ऐसे दी हुई है और उसका जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है वो अल्फा एंगल है। हॉरिजॉन्टल के साथ ही अल्फा एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, फाइनल वेलोसिटी बना रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको u दी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइटवर्ड्स डायरेक्शन में है। और एक्सीलरेशन मान लीजिए आपका इस तरह से दिया है a, और यहाँ पर इसका जो एंगल है वह बीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप इक्वेशन फर्स्ट डेफिनेटली u दिया है, v दिया है, a दिया है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या करना है, यूज करना है। एक बात मैं बहुत क्लियर तौर पे बता दूं आपको, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर वी यू और ए दिया है, हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दें, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज तभी कर सकते हैं जब जितने भी उसके वेक्टर क्वांटिटीज हों वो क्या होना चाहिए, यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या करोगे, देखो यहाँ पे तिरछा वगैरह मिला है, इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे सीधा एक तरीका है, आप उनके कंपोनेंट्स लीजिए और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। जैसे देखो, अगर वेलोसिटी इसके अगर कंपोनेंट लोगे तो एक बात समझ लेना, आपने वेक्टर आपको कंपोनेंट लेना, मैंने वेक्टर का जो है वीडियो अपलोड बहुत पहले कर दिया है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार आप चाहें तो वेक्टर के लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे आप देख लेंगे। जो भी हो, आते हैं मुद्दे पे। तो अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी दिया हो, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, v cos अल्फा। इस v का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v sin अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एक cos बीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो a sin बीटा होगा। कंपोनेंट्स हमने ले लिया। रही बात u की, देखो u पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है ना, तो जब कोई भी क्वांटिटी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका जो इनिशियल वर्टिकल में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा भाई, आप खुद सोचो ना कि जब सारी क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल साइड में इसका कंपोनेंट कैसे हो सकता है। अगर तुम लेना भी चाहोगे तो एंगल क्या होगा, 90, तो इसको क्या लिखोगे, u। भाई जैसे मान लो u है, इसके परपेंडिकुलर अगर तुम कंपोनेंट लेना भी चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, u cos 90, जो डेफिनेटली जीरो होगा। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई क्वांटिटी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, या पूरी तरह से वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चूंकि इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल दिया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिला, वर्टिकल भी मिला। अब आप एक समझो, यहाँ पर जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना पड़ेगा कि जिन इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज कर रहे हैं वो हॉरिजेंटल में आप इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो या वर्टिकल में अप्लाई कर रहे हो। देखो एक बात समझना, यहाँ पे ये बात आपको बताना पड़ेगा, और बताना नहीं, दरअसल आपकी समझ विकसित हो इसलिए इस बात की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हॉरिजेंटल में इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं या वर्टिकल में। जैसे मेरी बात समझो, मान लो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन या जो भी हो, है ना, जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज यूज्ड है, चाहे v हो, चाहे u हो, चाहे a हो, इनके कंपोनेंट्स आपको हॉरिजेंटल में भी मिल रहे हैं और इनके कंपोनेंट्स आपको वर्टिकल में भी मिल रहे हैं। तो इसलिए यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा, भाई जाहिर सी बात है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप इक्वेशन मोशन अप्लाई कब कर सकते हो। देखो भाई कभी कर सकते हो जब हर एक क्वांटिटी यूनि डायरेक्शन हो। मैं तो यूनि डायरेक्शन तक की बात कर रहा हूं, मीन्स अगर हॉरिजेंटल है तो सब कुछ हॉरिजेंटल का होना चाहिए, और अगर आप वर्टिकल का यूज कर रहे हो तो हर एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, वर्टिकल का होनी चाहिए। आगे देखते हैं जरा, देखो अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे, कॉमन सी बात है, क्या इक्वेशन होता है बताओ, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को यूज करना है। देखो v क्या है, मैं आपको बिल्कुल मैं यहाँ पे किनारे लिख दे रहा हूँ समझ के लिए, आपको इक्वेशन किसका यूज करना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। देखो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, लेकिन हम हॉरिजेंटल में यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन को कन्फाइंड कर दिया है कि देखिए हमें जो इक्वेशन यूज करना है वो हॉरिजेंटल का यूज करना है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos अल्फा इज इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल, तो u का u ही रहेगा। देखो सारा वेलोसिटी हॉरिजेंटल, वर्टिकल में कुछ है ही नहीं, प्लस एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल में, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a cos बीटा इंटू टाइम। समझ में आ गया, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इतनी बात हम आशा करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी, और ये यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन होगा जो आपको समझना है। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं इनके कुछ ना कुछ कंपोनेंट मौजूद हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में भी में हैं, सॉरी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट इनके मौजूद हैं। तो इक्वेशन आपको वर्टिकल में भी लगाना होगा ताकि पूरी बातें कंप्लीट हो सके। जैसे एक बात समझ लो, मान लो अगर हम कह रहे हैं कि हम वर्टिकल में इक्वेशन लगा रहे हैं, देखो एक बात समझ लो, वर्टिकल में अगर इक्वेशन लगा रहे हो इसी इक्वेशन को, अब क्या करोगे, u क्या है, फाइनल वेलोसिटी, किधर को, वर्टिकल को। आप बताइए, फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ है, वर्टिकल वाला चाहिए। मेरी बात समझो, मैं एक कन्फाइंड कर दिया हूं कि मैं इक्वेशन वर्टिकल में ही लगा रहा हूं, तो वर्टिकल वाले साइड में आप बताइए जरा क्या होगा यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v sin अल्फा इज इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी किधर निकालना है, वर्टिकल, वर्टिकल साइड में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन इन वर्टिकल साइड। ए क्या है, एक्सेलरेशन किस साइड में, वर्टिकल। और याद रखना वर्टिकल में भी, अब देखो वर्टिकल में जाहिर सी बात है कि ए का हॉरिजॉन्टल ए कॉस है, वर्टिकल ए साइन है, लेकिन अब आपके समझ के लिए क्या जरूरी है जरा समझिएगा, ए कॉस तो हॉरिजॉन्टल क्या, बट ये जो ए साइन बीटा है ना, ये वर्टिकल में तो है बट वर्टिकल में भी डाउनवर्ड्स है, वर्टिकल में भी किधर है, डाउनवर्ड्स है। इसलिए आपको यहां क्या करना होगा, लिखना होगा माइनस ए साइन बीटा इंटू टी, क्योंकि बात समझिएगा वर्टिकल में भी ठीक है बट डाउनवर्ड्स हो गया जो इसके अपोजिट है। और मैंने इसे बता दिया कार्टेशियन प्लेन के बारे में मैंने आपसे बात की है कि भाई जो साइन कन्वेंशन है जो 9th से आप पढ़ते आए हैं, आप उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, उसी का फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इक्वेशन, अच्छा कि वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसलिए दैट्स व्हाई 0 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिला, v साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए साइन बीटा इंटू टी। देखो वो मैटर मेरे लिए नहीं करता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा वो तो भाई बात की बात है कि इससे इक्वेशन कैसा मोशन होगा वो सब हमें नहीं जानना है।
बस मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मोटी मोटा आइडिया है कि आप इक्वेशन को अप्लाई कैसे करोगे डिफरेंट कंडीशंस में। क्योंकि देखो जो पिछला चैप्टर होता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पढ़े रहते हैं उसमें बस यही पता होता है v दिया है u दिया है a दिया है t निकाल लो, v दिया है a दिया है t दिया है u निकाल लो। तो देखो वो एक पिछले क्लासेस में आई थिंक पिछले क्लासेस की मैं बात कर रहा था जो आप पढ़े हुए। लेकिन देखो केवल वहीं तक बातें समाप्त नहीं होती हैं, ये जो कि आपने वेक्टर पढ़ा और आज थोड़ा सा मैं कुछ बातें और आगे बढ़ के बताया कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कब कर सकते हैं। याद रखिएगा आप इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई कर सकते हो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जब हर एक वेक्टर क्वांटिटी क्या हो, यूनी डायरेक्शनल हो, एक डायरेक्शन में हो। तो मेनली मुझे यही बातें करनी थी, ये बहुत सारी बेसिक बातें थी जो हो गई हैं। अब हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं, इतनी बातें आई थिंक समझ में आ गई होंगी आपको। चलो ठीक है, तो इसके बाद अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं जब हम आपको ये बात बता सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को दरअसल समझना कैसे है। तो जरा उस पॉइंट्स पे आते हैं, जरा देखो। तो मैं स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो पहला प्रश्न ये उठता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। याद रखना अगर कोई भी बॉडी, इसकी डिफिनेशन वही है कि अगर कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये बहुत बेसिक डिफिनेशन है जो बुक वगैरह में दी होती है, ठीक है। केवल हॉरिजॉन्टल से थ्रो करने पर बॉडी का जो, जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है या कोई भी चीज़ है, आपने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए आपने जो है एंगल, एक स्पेशल एंगल पर अगर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो फिर क्या होगा, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। देखिए ये बुकों में दी हुई हैं, लेकिन ये पूरी बात अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कारण क्या है, अगर मान लो ये कोई हाइट है, कोई टावर, या तुम छत पे खड़े हो गए, यहाँ से कोई पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका पाथ क्या होगा, ऐसे होगा। तो फिर ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप पढ़ोगे भी आगे, हम पढ़ाएंगे भी कि ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो फिर ठीक है, एक बेसिक आइडिया है कि ठीक है एक ऐसा मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मोशन होते हैं और जिनका पाथ पैराबोलिक होता है उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। देखिए ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे ज़्यादा पंचायत के चक्कर में ना पड़िए, सीधे आते हैं टू द पॉइंट, पढ़ते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। वो तो प्रोजेक्टाइल जो होगा वो तो हम बता देंगे। और अभी हमने जिस पैराबोलिक पाथ की बात की, अभी आगे वो भी ड्राइव करेंगे एग्जैक्टली उस पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या है और उसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे कहा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना, ऑब्लिक, आई थिंक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो बेसिक लेवल पे प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनीशन यही है कि अगर मान लो कि जैसे देखो, अब आप एक बात समझ रहे हैं, ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल और ये क्या हो गया, वर्टिकल। अगर मतलब समझो, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मींस वर्टिकल, ऐसे। हाँ, अगर किसी पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह का जो एक मोशन हो रहा है, इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आपको समझना है, बस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के काइनेमेटिक के बारे में पढ़ना। मीन्स इस प्रोजेक्टाइल मोशंस में बहुत सारे टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स को डिफाइन करना होगा। तो जरा एक एक करके कुछ बेसिक बातें हैं, जरा सा हम इस प्रोजेक्टाइल, समझ गए हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या। अभी तुम्हारे लिए बस इतना ही मतलब है कि ठीक है कोई पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया, उसका ऐसे पाथ गया, वही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो कुछ बहुत बेसिक सी बातें हैं, जरा उसको हम आपको बता दें। देखो आपको ये बात क्लियर हो गया कि भाई चलो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात और है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं 2D मोशन। जरा इसका मतलब समझ लो 2D मोशन का क्या है। देखो 2D मोशन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब है कि एक उसका जो मोशन है ना वो हॉरिजॉन्टल में भी हो रहा है और उसका जो मोशन है वो वर्टिकल में भी हो रहा है।
तो हॉरिजॉन्टल में भी मोशन हो रहा है, वर्टिकल में भी मोशन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। मतलब देखो साथ में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और साथ में ऊपर भी जा रहा है, तो वर्टिकल की साइड भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। आगे देखते जरा समझना, अगर हम इस डिस्प्ले, अब देखो तो जाहिर सी बात है, हाँ मैं क्या करता, जरा उस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो मोशन होगा तो उसके कुछ डिस्प्लेसमेंट होंगे, जो बेसिक सी बातें हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करो। अगर मोशन हो रहा है तो क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगी और इसके कुछ एक्सेलरेशन भी होंगे, समझ रहे हो, तभी तो आगे बढ़ेंगे, बेसिक बात है। लेकिन एक बात है, ये 2D मोशन है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल में भी होगा और वर्टिकल में भी होगा। क्योंकि बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया आपको कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे जगहों पे अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करेंगे तो हर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल का लेंगे, वर्टिकल में अप्लाई करेंगे तो हर एक क्वांटिटी वर्टिकल का लेंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता रखी, आगे देखिएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर एग्जैक्टली क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल में आएगा और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल में आएगा। समझ लीजिए बस क्या कहते हैं, कैसे है, बस समझ लीजिए। डिटेल डिस्कशन अभी तो बहुत सारे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पूरी प्रोजेक्टाइल में आपको पढ़ा दूंगा, कहीं कुछ बचने वाला नहीं है, ना ही इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको। हाँ, न्यूमेरिकल आप कहीं से लगाओगे लगेगा, बट लेक्चर पहले कंप्लीट करो। चलो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो, देखो डिस्प्लेसमेंट, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यही इसका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेंज नाम देते हैं। एक शब्द यूज होता है रेंज, तो रेंज जो शब्द यूज होता है वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। कि देखिए ये जैसे आप समझो, जैसे मान लो कहें कि यहां से यहां चला गया तो इसकी क्या हो गई, ये हाइट हो गई। जैसे मान लो पार्टिकल यहां से यहां गया है तो इस दौरान उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा, तब उसका नाम रेंज ही रखेंगे और ये उसका क्या होगा, हाइट हो जाएगा। अब मान लो पार्टिकल यहां चला गया, यहां से मोशन करके, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, रेंज ही का हो गया, ये उसका हाइट हो गया। ठीक है, तो नाम से मतलब है, बाकी तुम समझ रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेंज होता है, वर्टिकल क्या होता है, हाइट होता है, बस नाम समझ लो। इसी तरह से अगर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जरा सा इसे मिटा के फिर से डायग्राम बना लें। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जो डायग्राम आपको बनाया था वो इसी तरह का था। ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, ये थीटा था। देखिए दूसरा जो था वो है वेलोसिटी। एक बात समझ लो, अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का, तो जो वेलोसिटी होती है इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी होगा। देखिए अगर बात हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की हो रही है तो क्या होगा, जरा समझ लो। u इधर है ना, इसका इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा, और इधर की ओर इसका कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके, अब समझ रहे हो मेरी बात समझना, वही मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हर एक कंपोनेंट अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, पहले आप इसको समझो ना, अभी बहुत बहुत जल्दी भी क्लियर होगा इन सब का एग्जैक्ट मतलब क्या, मैं ये सब बातें क्यों अलग से बता रहा हूँ। वेलोसिटी बोलने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2D मोशन है और 2D मोशन में क्या, मैंने आपको बार बता रहा हूँ प्रोजेक्टाइल को कैसे समझना है। हॉरिजॉन्टल को अलग कर दीजिए, वर्टिकल को अलग कर दीजिए, बस तुरंत बिल्कुल एकदम सिंपल 1D इक्वेशन में बदल जाता है। अभी उसको यूज करते हैं, बस जितनी बातें हैं उतना समझ लो। डिस्प्लेसमेंट की बात किया मैंने कहा, हॉरिजॉन्टल ये होता है, रेंज कहते हैं, वर्टिकल में हाइट कहते हैं। अगर वेलोसिटी की बात करते हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है इसे हम लोग कहते हैं u cos थीटा। क्या बोलते हैं, u cos थीटा। वर्टिकल में जो वेलोसिटी होता है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, u sin थीटा। यही होता है ना, u sin थीटा होता है। इसी तरीके से अगर लास्ट में अगर हम आ जाएं इसके एक्सेलरेशन पोर्शन पे, एक बात याद रखना, दो चीज़ें हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है, वर्टिकल। देखिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, थोड़ा इस पे आपको समझना होगा। देखो एक प्रोजेक्टाइल में सामान्य केस में, जैसा कि हम केस अभी बिल्कुल बेसिक केस डिस्कस कर रहे हैं,
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका 0 होता है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तभी तुरंत तुम मुझसे पूछोगे सर अगर हॉरिजेंटल में आपने फोर्स नहीं अप्लाई किया तो ये हॉरिजेंटल में मोशन कर कैसे रहा है। देखिए ये सब पे अभी आगे हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। एनर्जी भी कुछ होती है इस दुनिया में, एनर्जी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। तो उस पर अभी हम बाद में आते हैं कि एक्चुअल में क्या रीजन है। अभी बस बेसिक लेवल पे हम कहेंगे आपसे, आप याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। किस डायरेक्शन में 0 होगा? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो याद रखना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। आते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? वो g होता है, और g और किधर होगा? डाउनवर्ड्स होगा। क्यों? क्योंकि इसको अर्थ अप्लाई करता है और इसी g के प्रभाव में ये बॉडी कुछ ऊंचाई तक जाता है, मैक्सिमम हाइट के बाद वापस आता है, ठीक है। और इसके पाथ को इस तरह से पैराबोला बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो ये जी करता है। इन सब पे अभी बहुत डिटेल डिस्कशन होना हम लोगों का बाकी है। तो अभी मैं एक लास्ट में बात बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप डिस्कस करना तो आप ना बिल्कुल प्रोजेक्टाइल को एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 पार्ट में तोड़ दिया करिए। यकीन मानिए आपका प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पर जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बढ़ते जाओ। देखो तो अगर जैसे आप देखो डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात किया तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट होता है, रेंज वर्टिकल में हाइट होता है। मैंने वेलोसिटी की बात की है तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी u cos थीटा होता है, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा होता है। मैंने एक्सेलरेशन की बात की क्योंकि देखो ये तीनों बहुत बेसिक टर्म्स होते हैं। किसी भी मोशन की शुरुआती स्टडी, अगर किसी भी प्रकार के मोशन की अगर हम बस कल्पना करें कि हमें किसी प्रकार के मोशन का मतलब बेसिक पढ़ना स्टार्ट करना है तो ये तीनों टर्म बिल्कुल जहन में आ जाते हैं। ये सबसे बेसिक टर्म्स होते हैं। और रही बात एक्सीलरेशन की तो देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? एक्सीलरेशन 0 होता है। वो वर्टिकल में जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? जी होता है, और ये डाउनवर्ड्स लगता है, ठीक है। बाकी ये डायग्राम बहुत कुछ है, सब कुछ बताने के लिए पर्याप्त है प्रोजेक्टाइल के बारे में। इसको आप बना लीजिए, ठीक है। और अब एक एक करके कुछ नई बातें हम डिस्कस करेंगे। देखो अब हम लोग को इस प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 बहुत ही बेसिक बातें होती हैं जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करना होता है, ठीक है। आज उन 3 बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके अगले क्लासेस में हम लोग बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला टर्म आता है वो होता है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T बोलते हैं हम लोग इसे। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है आपका मैक्सिमम हाइट, और तीसरे इस मैक्स बोलते हैं इसे हम लोग। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज, और इससे हम लोग क्या नाम देते हैं? आर नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म है मैं पहले समझा दूं ये होता क्या क्या है, और फिर हम लोग इसके कैलकुलेशन क्वेश्चन पे आएंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं और उन्हें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो एक बेसिक प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। और प्रोजेक्टाइल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमने इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, एंगल क्या है? थीटा है। देखो ये सारी बातें तुमको पता है, u cos थीटा। मैंने कहा प्रोजेक्टाइल देखते ही तुरंत इसको कंपोनेंट में तोड़ लिया करो। अब जरा एक बात समझना, देखिए टाइम सबसे पहला शब्द होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जितने समय तक ये पार्टिकल हवा में रहे, उड़ने का समय है ना। हिंदी देखो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट माने क्या होता है? उड़ना। जितने समय तक उड़े, हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। बड़ा खतरनाक सा नाम है बट याद मन करे तो रख सकते हैं। कुछ लोग बड़े हिंदी के होते हैं ना कि सर मुझे हिंदी में बताओ। देखो उड्डयन काल बोलते हैं ना, चलो याद हो सके तो ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो हम बात कर रहे थे तो क्या होता है कि अगर जो पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो जितने समय तक ये पार्टिकल हवा में रहेगा, मतलब थ्रो करने से लेकर के स्ट्राइक करने के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। समझ गए? चलो दूसरी चीज मैक्सिमम हाइट क्या है? तो भाई जाहिर सी बात है, देखो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसकी ऊंची हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक लेवल पे जाके क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट हो गया। और इसके बाद फिर इसकी हाइट क्या हो रही? घटने लगी। तो ये जो मैक्सिमम, जो अधिकतम ऊंचाई पर है
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ये जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है ना, यही इसका क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तीसरे नंबर पे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल नाम से क्लियर भाई, हॉरिजॉन्टल, और मैं थोड़ी देर पहले बताया भी था कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेंज कहते हैं। और चूंकि ठीक है हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा था, तो देखो एक आम तौर पे क्या कहते हैं कि भाई जहाँ से पॉइंट से थ्रो किया, जहाँ स्ट्राइक किया, इसके बीच की जो पूरी डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। कि भाई जहाँ से इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट किया है और जहाँ पे अगेन ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, बीच का जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये तीन बेसिक सी बातें, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ये होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब मैं चल रहा हूँ ये बताने कि आप इनको एक एक करके कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ठीक है, देखिए चलो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपसे कि भाई हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। देखो एक चीज समझ लो, आप लोग ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज चलना है ना, और बिल्कुल उसी को फॉलो करो। बस कुछ लेक्चर्स में ही देखोगे कि शायद तुम्हें प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से आ गया है ना, और जब तुम्हें बहुत अच्छे से प्रोजेक्टाइल आएगा तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। और कमेंट करके बताना जरूर कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे अगले लेक्चर में क्या सही करना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताओगे तो अगले लेक्चर में डेफिनेटली उसे हम दूर भी करेंगे। अब जैसे एक बात समझो, मान लो ये यू है, ठीक है, तो अब जरा एक बात बताओ मुझे, आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है, ये मान लो पॉइंट ए हो गया, और जहां स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट कौन सा हो गया, आप ऐसे समझ लो कि भाई ठीक है ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात किया जाए तो एक सीधा समय एक सीधा लाइन कह सकते हैं कि टाइम बिटवीन बाय टाइम बाय टेकन बाय पार्टिकल बिटवीन ए टू सी। सीधा एक लाइन कह सकते हैं कि ए से सी तक जाने के क्रम में जो भी ये टाइम लेगा उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। समझो अगर मान लो ये u है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा। ऑलरेडी ये बात हम लोग कर चुके हैं, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन 0। देखिए ये इतनी बेसिक्स ये सब बातें हैं ना कि दुनिया में कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन टैकल करो, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। तो ये सारी बातें दिमाग में आपके घूमना चाहिए। शुरुआती लेवल पे कहेंगे ये सब बिल्कुल बना लिया करो, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो ये सब नहीं बनाओगे तब भी दिमाग में घूमती रहेंगी। आते हैं मुद्दे पे। एक बात बताना जरा सा, थोड़ी सी एक बात है कर ले तो फिर इस बात को हम यही बता भी दें। जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, थोड़ा सा वो बातें टाइम ऑफ फ्लाइट से थोड़ा अलग है लेकिन है प्रोजेक्टाइल की, थोड़ा समझ लो। जैसे अगर हम कहें इन हॉरिजॉन्टल, एक लाइन बड़ा समझना, एक्सेलरेशन क्या है 0, लेकिन याद रखना ओवरऑल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। एक्सेलरेशन 0 किधर है, हॉरिजॉन्टल में। आप बताइए 9 से पढ़ते आए हैं कि अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। याद रखिएगा अगर एक्सेलरेशन 0 है जो कि हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है तो यहाँ पर भी u cos थीटा होगी। याद रखिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अलग से डायग्राम बना के बता रहा हूँ, केवल वहीं पे नहीं होगा। अगर यहाँ u cos थीटा है, इसको भी एक अलग तरह की बातें हैं लेकिन याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पता कर लो। तो इसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, u का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। याद रखिएगा नॉट वर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर u cos थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। इन वजहों से, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो एक बात, थोड़ी एक अच्छी बात है जो इस बात को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 होने के नाते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब अगर हम कुछ बातें और करते हैं, वर्टिकल की बात करते हैं। चलो ये हो गया जो होना था ना। अगर हम वर्टिकल की बात करें, ध्यान दीजिएगा,
वर्टिकल मोशन को कराने के प्रति जिम्मेदार कौन है? यू साइन थीटा। ये यू साइन थीटा जो इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, यही जिम्मेदार है जो इस पार्टिकल को क्या कर रहा है? ऊपर लेकर जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यू कास थीटा जिम्मेदार था हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? यू के दो पार्ट हो गए ना, तो यू कास थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा रहा है, और ये जो यू साइन थीटा ये वर्टिकल मूवमेंट करा रहा है। बात समझिएगा। तो ठीक है, यू कास थीटा अपना हॉरिजॉन्टल करा रहा है और वो कांस्टेंट भी है और लगातार करा रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है। बात मेरी समझ गए? फिर मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मिक्सअप नहीं करेंगे आप। जब आप हॉरिजॉन्टल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हर एक चीज हॉरिजॉन्टल का होगा, वर्टिकल डिस्कस करेंगे तो हर एक चीज किधर का होगा? वर्टिकल का होगा। जरा समझिएगा। तो अगर ये यू कास थीटा हो गया, ठीक है, जरा समझना, और वर्टिकल में, हाँ अब मुद्दे पे आते हैं हम, भटकना नहीं हम लोगों को। तो जो यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, अब देखो ये इसको ऊपर ले जा रहा है, बट जो एक्सेलरेशन जी है वह उस वेलोसिटी, अब कौन लगा रहा? अर्थ लगा रहा है, लेकिन लग तो रहा है ना, आप लगाएं अर्थ लगाए, लग तो रहा है पार्टिकल पे। ये यू साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है और यह उसके मोशन का क्या करोगा? क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी आप पढ़े होंगे कि अगर एक्सेलरेशन विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के वेलोसिटी के, तो रिटार्डेशन का काम करता है और वो वेलोसिटी को लगातार कम करते जाता है। जरा ध्यान समझना, ये यू साइन थीटा है, जी अपोजिट में है, इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी? कम होती जाएगी। और एट द हाईएस्ट, अब देखो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों होती है? आप कॉमन सेंस लगाओ यार। एक बात बताइए, ये जो यू साइन थीटा ये इसको ऊपर ले जा रहा है ना, अगर यहां जाने के बाद अगर वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी भी बची होती तो ये पार्टिकल और ऊपर नहीं जाता क्या? बात मेरी समझ भाई, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब नीचे आ रहा है। वर्टिकल में इसके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब यहां पहुंच के उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, मतलब सॉरी यहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। एक कॉमन सेंस अब लगाते हैं हम लोगों को। देखो मुद्दे पे आते हैं, ये सारी बातें बीच की बातें थी, जरूरी थी, मैंने आपको बता दिया। प्रश्न यह कि हमको ए से सी तक का टाइम चाहिए। मान लो कि ए से बी तक का टाइम, लेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल बिटवीन ए टू बी इज टी। अब देखो मान लो कि ए से बी तक जाने में ना उसको टी टाइम लग रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो मिड पॉइंट है, डेफिनेटली आपने पढ़ा है, बचपन से ये बात भी पढ़ा है कि कोई पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे किसी प्रकार का मोशन हो, तो जितने समय में हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा उतना ही समय में हाईएस्ट से नीचे आएगा। तो ए से बी तक जाने में अगर टी टाइम लगा तो बी से सी भी आने में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम भी लगेगा। जरा देखिए, तो आप एक काम करो, मान लो टाइम टी है और ठीक है, चलो ये भी हो गया। दूसरी चीज, अब हम लोग यहाँ से उस पॉइंट पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले इतना सब कुछ पढ़ाया था कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कैसे करते हैं, क्या तरीका है इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने का, तब उसका यूज करने का समय आ गया। जरा समझिएगा एग्जैक्टली हम करने वाले क्या हैं। हम ये करने वाले हैं कि हम ए से बी तक का टाइम निकाल लेंगे, जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा टाइम निकल जाएगा। सीधा सा फंडा है हमारा, और कोई काम नहीं, हमें बस यही काम करना है। आप एक काम करो, आप इक्वेशन अप्लाई जरा करो इन वर्टिकल में। ध्यान से समझना, हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, 2 बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन किन 2 पॉइंट्स के बीच में अप्लाई कर रहे हो, दूसरी चीज किस डायरेक्शन में अप्लाई करो। वर्टिकल में लगा रहे हैं और किसके बीच में? ए टू बी के बीच में लगा रहे हैं। वर्टिकल में लगा रहे हैं और ए टू बी के बीच में लगा रहे हैं। समझना, बी बराबर क्या पढ़े हो? यू प्लस ए टी, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल है, वर्टिकल में लगा रहे हो। फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, यू साइन थीटा, अब प्लस एक्सेलरेशन इन वाई, वाई मीन्स वर्टिकल में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस जी इंटू टी। तो 0 विल बी
यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो जो टाइम है इसकी वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा अपॉन जी। आसान है ना, बहुत आसान है, बट अच्छे से जैसे मैं कह रहा हूँ समझना। देखो जितना बता रहा उसके दाएं बाएं मत जाना, उसी तरीके से फॉलो करो। बता रहे 10+2 लेवल की कोई भी बुक उठा लोगे ना तुम, वो तुमसे लग जाएगा, चाहे वो IIT की बुक हो चाहे वो नीट की बुक हो। समझ रहे हो, बस जितना कह रहे उतना करना। तो देखो यहाँ पे फिर बता रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना था, फर्स्ट आपने किया और यहाँ से इतनी बातें क्या हो गई सामने आई। तो टाइम, ये जो टाइम है ये कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से A पे B का। अब अगर मान लो हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, फिर समझ लो कैसे अप्लाई करना बता दें। चलो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल का यूज कर लिया। तो जो फाइनल टाइम होगा वो क्या होगा 2t। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो जो आपको यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल रहा है वो मिल रहा है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी याद रखना पड़ेगा, यही आपका वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है एक नॉर्मल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। और दूसरी चीज़, अब कौन क्या होता है टर्म जान लो, यू क्या है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल है। तो इसको आप याद करना होगा, आपको डेरिवेशन भी आप समझ गए और आप इस फॉर्मूले को क्या करोगे याद करोगे। देखो तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बता दिया। अब हमने जो 3 बातें जो हमने कहा था बेसिक लेवल पे हम लोगों को डिस्कस करना प्रोजेक्टाइल में, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो पहला जो टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस हो गया है, अब हम चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, सॉरी मैक्सिमम हाइट के लिए। हमको डिस्कस करना है मैक्सिमम हाइट के बारे में और इसी को हम लोग कहते हैं एच मैक्स। देखो क्या होगा, यह x है, ये y है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u, बेसिक बातें हर जगह आपको लिखना पड़ेगा। u cos थीटा होता है, यह u साइन थीटा होता है, a होता है, ये मैक्सिमम हाइट पे b होता है, ये c होता है। बता रखा हूँ यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है, एक्सेलेरेशन इन हॉरिजॉन्टल 0 होता है, वर्टिकल में एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड्स होता है। देखिए ये बेसिक बातें हैं जो दिमाग में आपके 24 घंटा ये पूरा चीज़ गूंजना चाहिए, ठीक है। रीजन भी आपको मैं बता चुका हूँ, चीज़ों को समझा भी चुका हूँ। दिक्कत हो तो एक बार दोबारा वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी दिक्कत होगी तो बताना मुझे, हम जरूर किसी न किसी दोबारा कोई न कोई वीडियो में जरूर उस बात को क्लियर कर देंगे। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अब जरा एक बात समझो, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे, आपको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो यही होगा ना जो सबसे बीचों बीच में आ गया, ये मैक्सिमम हाइट होगा। क्योंकि देखो इसके पहले हाइट लगातार बढ़ रहा है, इसके ऊपर घट रहा है, तो यही मैक्सिमम हाइट है। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे भाई, मैक्सिमम हाइट कैसी क्वांटिटी, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना होगा, जो इक्वेशन अप्लाई करोगे, मैं बता रहा हूँ कौन सा अप्लाई करोगे, वो किधर लगाना पड़ेगा आपको, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल में लगा लोगे किसके बीच में, A to B के बीच में, ठीक है। क्या होगा बताओ यहाँ से, तो इक्वेशन क्या है, v² बराबर u² + 2as, ठीक है। चलो तो हर एक क्वांटिटी आप क्या करो, y मीन्स वर्टिकल, मीन्स जो प्रत्येक क्वांटिटी आप वर्टिकल डायरेक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा। देखो A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, u साइन थीटा हो गया +2 ay। एक्सेलरेशन निकालना है किस डायरेक्शन में, वर्टिकल में, पता है आपको g होता है, नीचे है, दैट्स वाई माइनस होगा। डिस्प्लेसमेंट इन y, अरे भाई यही तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन y, और यही तुम्हारा कितना हो जाएगा, h मैक्स हो जाएगा। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो a इनिशियल पोजीशन है, b फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन इन y g, और h मैक्स मैक्सिमम हाइट हो गया। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, u²
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच मैक्स। अब देखो इसको इधर कर दोगे तो मिलेगा 2g एच मैक्स, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहाँ से एच मैक्स निकालना है तो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी, ये वो वैल्यू होगी जो वो पार्टिकल अपने पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम हाइट पर एक पार्टिकुलर स्टैंड के लिए होगा, वो मैक्सिमम हाइट है। तो हम लोगों ने दूसरी क्वांटिटी भी निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जैसा भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अभी एक टर्म और रह गया है जो हम लोगों को निकालना है। तीन बहुत बेसिक बातें होती हैं, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसे नोट कर लो, हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालने चल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से आपको प्रोजेक्टाइल समझ में आ जाए तो देखो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बस कुछ ना करो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसका कंप्लीट नोट्स बनाओ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, कुछ क्वेश्चंस के भी हम प्रैक्टिस कराएंगे और फिर जैसे हम बोलेंगे वैसे पढ़ना। बस आप जो भी मेरे 7, 8, 10, 12 लेक्चर, आप उन लेक्चर को करो, जितने भी प्रोजेक्टाइल पे बनते हैं मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। फिर कंप्लीट लेक्चर करके ना एक बार देखना, उसके बाद तुम्हें खुद लग जाएगा कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं। चलो अभी हम लोग जो एक टर्म रह गया है जरा सा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए अभी हमको डिस्कस करना है हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। देखो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया, एक पार्टिकल था इसका यू ए हो गया, ठीक है। चलो ये थीटा हो गया, इधर को क्या होता है यू कॉस थीटा होता है, इधर को क्या होता है यू साइन थीटा होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, वर्टिकल जी होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक। इसको ए माना था, बी माना था, सी माना था, मैक्सिमम हाइट था, वर्टिकल वेलोसिटी 0 था, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट दैट यू कॉस थीटा था। हमें निकालना क्या है, सीधे आओ ना, बहुत इधर उधर की बातें नहीं, रेंज निकालना है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इन हॉरिजॉन्टल वे। एक काम करो, जाहिर सी बात है इक्वेशन किधर लगाओगे, इन हॉरिजॉन्टल लगाओगे, हॉरिजॉन्टल चीज निकालना है तो। दूसरी चीज किन दो पॉइंट्स के बीच में, देखिए ये दो बातें आप बिल्कुल क्लियर दिमाग में बैठा लो, लिखो मत, लेकिन दिमाग में होना चाहिए। आप इक्वेशन वर्टिकल में लगाना है कि हॉरिजॉन्टल में लगाना है, और किन दो पॉइंट के बीच में लगाना है, क्योंकि पहला पॉइंट इनिशियल, दूसरा क्या होगा, पहला पॉइंट इनिशियल, दूसरा पॉइंट फाइनल होगा। ये 2 पॉइंट डिसाइड करना होगा आपको, 2 पॉइंट डिसाइड करना है इनिशियल फाइनल, फिर आपको ये डिसाइड करना हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो कि वर्टिकल लगा रहे हो, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ए टू सी के बीच में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए एस बराबर क्या पढ़े हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान देना। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर टाइम के आगे डायरेक्ट, ये यस एक्स, एक्स मींस डायरेक्शन है ना, एक्स मींस हॉरिजॉन्टल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू एक्स मींस इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल, ए एक्स मींस एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल, और एस एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट मींस हॉरिजॉन्टल मींस रेंज की बात हो रही है। आप कहेंगे सर टाइम के आगे नहीं लगा रहा हूं, मैं पहले ही बार बोल रहा हूं भाई, देखो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो टाइम का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, तो उसको रहने दो वैसे ही, ठीक है। चलो तो अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल हो, तो आपने ऑलरेडी बता रखा है रेंज होता है। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या होगा, ये होता है यू कॉस थीटा। टी टाइम कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक, उसी को हम कहते हैं कैपिटल टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल 0 इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, यू कॉस थीटा, टी क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू सी की जो बीच का टाइम होता है वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उसकी वैल्यू तो रखोगे ना, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने पढ़ा था कि द टाइम फ्रॉम ए टू सी, और वही वहां पे लिखा हुआ है। आर की वैल्यू क्या निकालोगे, 2 रहने दो, यहाँ पे यू और यू को लिखो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और होल अपॉन जी। आगे आ जाते हैं, रेंज की वैल्यू क्या हो गई, देखो यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए रेंज तुम्हारे पास क्या आया, तो रेंज, अब ये फॉर्मूला आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, बट ट्रिग्नोमेट्री का एक बार देख जरूर लीजिएगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, साइन 2 थीटा कहते हैं, ठीक है। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया।
तो हमने आपसे प्रोजेक्टाइल की 3 बातें कहा था, बेसिक लेवल पे हम डिस्कस करने वाले थे। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इन तीनों का डेफिनेशन हमने कर दिया है। इनको जरा सा हम एक बार एक साथ लिखते हैं और फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जरा। देखिए हमने डिस्कस किया था जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था। मैंने कहा देखो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक्स और वाई वर्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, समथिंग वेलोसिटी यू था, एंगल थीटा था। देखो जो इसका पूरा टाइम था, मतलब टाइम फ्रॉम हियर टू हियर, जितने समय तक ये हवे में है, तो ये जो पूरा टाइम है वही क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया, 2u sin थीटा अपॉन जी, डिराइव कर लिया। देखिए इसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट होता है वो एच मैक्स होता है, और जो एच मैक्स होगा ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, चलो। और तीसरा होता है इसके द्वारा कवर किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसे रेंज कहते हैं, और ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है, जी होता है। देखिए तो ये जो 3 बातें थी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस अच्छे से कर लिया है। चलो आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी जानते हो अभी बहुत सारी बातें से रेंज में कंडीशन है, मैक्सिमम रेंज कब होता है, रेंज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम हो जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें वो सारी बातें भी क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट इसका वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग आगे की बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।